नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में शिक्षा मनोविज्ञान से पहले मनोविज्ञान की परिभाषा, अर्थ और इसका क्षेत्र, उत्पत्ति इत्यादि के बारे में जाना। और हम इस नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से आधुनिक युग में आया, इसका अर्थ क्या है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है इत्यादि के बारे में जानेंगे। और मित्रों, हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और जो पास में ही बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस कीजिए और जो भी हम वीडियो डालेंगे ये इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और इसका आप आनंद ले सकेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान को जानने से पहले हम जानते हैं शिक्षा क्या है। यदि हमने मनोविज्ञान क्या होता है इसके बारे में जान लिया, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा हमारा जो लास्ट परिभाषा आई थी वह मनोविज्ञान की परिभाषा आई थी। तो हम शिक्षा के बारे में जान लेंगे कि शिक्षा क्या होती है, तो हम आराम से शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कर देंगे। तो जानते हैं शिक्षा क्या होती है। शिक्षा शिक्षा जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है और शिक्षा में शिक्ष यानी जो शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से क्या बना है, शिक्षा बनी है। शिक्षा शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से शिक्षा बनी है और इसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने सिखाने की क्रिया होती है मित्रों। और शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल में जो गुरु का आश्रम होता था, गुरु के आश्रम में जाकर के जो शिष्य होता था वो उसमें गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश अपने शिष्यों में भरता था। अपने शिष्यों में जो भी अंधकार होता था, जो भी बुराइयां होती थी, उनको हटा करके जो गुण रूपी जो अच्छी चीज़ों को प्रकाश रूप में अपने शिष्यों में डालता था, उसी को बोलते थे शिक्षा। मित्रों, आगे जानते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है मित्रों प्रकाशमान करना या परिमार्जित करना। क्या होता है? प्रकाशमान करना और परिमार्जित करना। शिक्षा शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। तो शिक्षा शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, तो इनको जान लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो मित्रों, जानते हैं सामान्य अर्थ। शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। क्या होता है? सीखने सिखाने की क्रिया। और वास्तविक अर्थ होता है प्रकाशित करना, परिमार्जित करने की क्रिया। प्रकाशित करने या परिमार्जित करने की क्रिया होता है। और इसका जो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है वह किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में जाकर के पढ़ना होता है। और व्यापक अर्थ होता है जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक रूप से सीखता है। अर्थात इसका व्यापक अर्थ होता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह, किसी भी स्थान में सार्वभौमिक रूप से किसी न किसी रूप में सीखता रहता है। तो यह इसका शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया। हम जानते हैं कि जो शिक्षा को हम बोलते हैं अंग्रेजी में एजुकेशन। तो अंग्रेजी के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है, अंग्रेजी से इसका कैसे अर्थ निकला, इसके बारे में भी हम जानते हैं। मित्रों, अंग्रेजी का अर्थ होता है एजुकेशन। तो इसमें दो मत है, अंग्रेजी के दो मत हैं। तो इसके दो मतों में जानते हैं एजुकेटम। पहला मत है एजुकेटम जो एजुकेशन से एजुकेटम बना। इसमें ई होता है, ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। अर्थात जो अंदर प्रकाश है उसको बाह्य रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। शिक्षा कहलाता है। जिस प्रकार से एक बालक होता है यदि उसमें उचित शिक्षा दी जाए, यानी कि उचित शिक्षा का वातावरण दिया जाए, तो उसमें ज्ञान रूपी जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाता है। जैसे कि एक बीज होता है, एक बीज में उसके अंदर आंतरिक शक्तियाँ होती हैं। यदि उसको उसको उचित प्रकाश वायु और जल मिट्टी दी जाए तो अंकुरित होकर के वो पौधा बनता है और अपने जैसे ही सैकड़ों पौधों को बनाता है। उसी प्रकार से यदि एक बालक यानी कि बीज रूपी बालक को उचित शिक्षा दी जाए, यहाँ उचित जल प्रकाश वायु दी गई बीज को, यहाँ बच्चे को यदि उचित शिक्षा दी जाए
तो वह ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने ही जैसे कई लोगों को प्रकाशित कर सकता है। तो यह इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और जो इसका जो दूसरा मत है यह है इसका दूसरा मत है मित्रों एडुकेन। एडुकेन का मतलब होता है आगे बढ़ाना या विकसित करना, और आगे बढ़ाना और विकसित करना होता है। और इसका जो दूसरा है एडुकेयर, यानी आगे करना, गति देना, अंदर से बाहर निकालना। अर्थात इसका सभी का जो अर्थ निकल के आता है अंदर से विकास करना या अंदर से बाहर निकालना, यानी जो अपने अंदर आंतरिक रूप से जो शक्तियां हैं उनको बाह्य रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम इस शिक्षा को समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो किन किन मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा की परिभाषा दी, इनके बारे में हम जानते हैं मित्रों कि प्लेटो ने क्या परिभाषा दी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्लेटो ने परिभाषा दी है मित्रों कि जो मनुष्य है, मनुष्य में जो शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। इनकी जो शिक्षा है यह मनुष्य की जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पक्ष को क्या करती है, परिवर्तित करती है, इनमें परिवर्तन लाती है। इसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। आगे हम जानते हैं अरस्तु क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। इनकी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें क्या है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इनकी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो ये अरस्तु का मत है, तो ये इनकी परिभाषा है। जॉन लॉक ने परिभाषा दी है कि जिस प्रकार से इनकी फसल के लिए कृषि और मनुष्य के लिए शिक्षा, इनकी फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ये परिभाषा किसने दी है, जॉन लॉक ने। तो इसको हम जानते हैं, इसको याद कैसे रखें जॉन लॉक की परिभाषा को। भाई जिस प्रकार से जॉन लॉक, यानी कि लॉक शब्द को पकड़े, लॉकवान एक जो की कैटेगरी होती है, जो हम फसल बाते हैं ना, फसल जो, तो लॉकवान जो होते हैं। तो हम मैं पकड़ में आ गया कि लॉकवान जो होते हैं, जो फसल होते हैं। तो इनकी परिभाषा में फसल के बारे में कहा गया है कि फसल के लिए कृषि, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। आगे हम जानते हैं पेस्टालॉजी ने क्या परिभाषा दी है कि जन्मजात अभियोग्यताएं होती है उनका जो स्वाभाविक और समरस एवं प्रगति विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। और मित्रों जो पेस्टोलॉजी है, इन्होंने बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया, इसीलिए यह बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। तो इस परिभाषा को याद रखिए। तो पेस्टोलॉजी की परिभाषा है, इसमें मेन शब्द है अभियोग्यताएं, अर्थात अभियोग्यताओं को कट पेस्ट करना। यह इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। और फ्रावेल, एक मनोवैज्ञानिक है फ्रावेल ने परिभाषा दी है आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देना। फ्रावेल, यानी इसको कैसे याद रखें, यानी इसमें आ रहा है बेल आ रहा है। बेल को आप जानते हैं, यानी जो बेल होता है, इसको याद रखने की ट्रिक है, यानी जो बेल होता है वह चरखी के चारों ओर जो फिरता है, यानी घूमता है, तो उसमें आंतरिक शक्तियां बाहर निकल कर आती है। वो घूमता रहेगा तो उसकी आंतरिक शक्तियां बाहर आ जाएगी। तो यानी जो बेल होता है वह चरखी के चारों ओर फिरता है, अर्थात घूमता है, तो उसकी आंतरिक शक्तियां बाहर आती है। तो हमें याद हो जाएगा कि फ्राबेल यानी बेल फिरता है तो उसकी आंतरिक शक्तियां बाहर आती हैं, तो हमको ऐसे याद हो जाएगा। आगे हम जानते हैं गांधी जी ने क्या परिभाषा दी है। गांधी जी ने परिभाषा दी है कि मनुष्य शरीर और तथा आत्मा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास, यानी कि मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। जो मनुष्य के जो शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास, यानी कि गांधी जी ने क्या बात कही है, सर्वांगीण विकास की बात कही है। यह गांधी जी के बारे में हमें याद रखना है। आगे हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने परिभाषा दी है। स्वामी विवेकानंद ने परिभाषा दी है कि जो पूर्वनिहित पूर्णता है व्यक्ति के अंदर, यानी कि सभी गुण विद्यमान है, लेकिन उनको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, उसे बाह्य रूप देने की आवश्यकता होती है, बाह्य अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है।
तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। और मित्रों, जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनमें अभिव्यक्ति करने की बहुत ज़्यादा क्षमता थी। तो अभिव्यक्ति आते ही आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद। कौशनिक कौशनिक एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने परिभाषा दी है शरीर मानसिक विकास, यानी कि जो शरीर का जो मानसिक विकास होता है, इसी के बारे में इन्होंने शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में बात की है। यानी जो कोल्सनिक है, इन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात की, एक तो शारीरिक और मानसिक विकास शिक्षा कहलाता है, शारीरिक और मानसिक विकास ही शिक्षा कहलाता है। मित्रों, हम इसी प्रकार की परिभाषा थी कोल्सनिक, यहाँ पे शिक्षा की परिभाषा कोल्सनिक दी, शारीरिक मानसिक विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट में एक परिभाषा दी थी प्लूटो ने कोल्सनिक ने दो के बारे में बात की, और प्लूटो ने इनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, इन्होंने बौद्धिक भी जोड़ा है और कोल्सनिक ने बौद्धिक नहीं जोड़ा है। तो इसमें आप अंतर याद रखिएगा। तो दोनों की परिभाषाओं को कैसे याद रखें। इनकी प्लेटो ने कहा कि मेरे तो इनकी शरीर कमज़ोर हो गया, मेरे तो प्लेटें डाउन हो गया, और मेरे प्लेटें डाउन हो गया तो मेरे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनकी मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, मन पर इनकी मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, और बुद्धि पर इनकी बौद्धिक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन कोल्सनिक ने कहा कि मेरे इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मेरे तो केवल शरीर और मानसिक प्रभाव ही पड़ रहा है, मेरे बौद्धिक प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थात हमने शिक्षा के बारे में जान लिया। अब हम आसानी से जान सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, तो मित्रों हमने कल ही जान लिया था कि मनोविज्ञान क्या होता है, और आज हमने जाना शिक्षा क्या होता है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ हमारे निकल के आया परिमार्जित करने की क्रिया, क्या होता है, परिमार्जित करने की क्रिया। और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। अर्थात यह परिभाषा इस प्रकार बनेगी कि व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से हमारी ये परिभाषाएं निकल के आई। तो मित्रों, हमने शिक्षा के बारे में जाना। अब हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से दी है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो आइए एक एक के बारे में हम बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या दी है। हमने पहले शिक्षा की परिभाषा जानी, और इससे भी पहले हमने मनोविज्ञान की परिभाषा जानी। अब दोनों को मिलाकर शिक्षा और मनोविज्ञान, इनकी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं जानते हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी। तो कोल्सनिक ने परिभाषा दी है इनकी प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और मित्रों, इसको कैसे याद रखें, अर्थात ये कोल्सनिक है, इसमें एक सैनिक, इनकी जो सैनिक से आप याद रखिए, सैनिक। तो मित्रों, आप जानते हैं कि जो सैनिक होते हैं वह प्रयोग और सिद्धांतों के आधार पर ही चलते हैं। सैनिक प्रयोग और सिद्धांतों के आधार पर ही चलते हैं, उनका अनुप्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोगी क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्टीफन, दूसरा मनोवैज्ञानिक आ जाता है स्टीफन ने परिभाषा दी है क्रमबद्ध शैक्षिक विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध शैक्षिक विकास ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो स्टीफन की इस परिभाषा को कैसे याद रखें, आपने तो अपन खाना रख कर के ले जाते हैं, स्कूल में भी ले जाते हैं, कोई मजदूर होता है तो वह टिफिन में खाना ले जाता है। तो इस टिफिन, यानी जो टिफिन होता है उसकी जो कटोरियाँ होती हैं वह क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी रहती हैं, यदि उनको उल्टा सुल्टा कर दिया जाए तो जमेगी नहीं। तो आप याद रखिए कि स्टीफन से क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध शब्द आते ही आपको परिभाषा याद आ जाएगी कि क्रमबद्ध शैक्षिक विकास ही क्या कहलाता है, स्टीफन की परिभाषाएं। तो स्टीफन की परिभाषाएं कि क्रमबद्ध शैक्षिक विकास ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्किनर ने क्या परिभाषा दी है। स्किनर ने परिभाषा दी है शिक्षण एवं अधिगम से संबंध, यानी कि जो शिक्षण और अधिगम से संबंध रखना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षण और अधिगम से संबंध रखना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इनकी परिभाषा को कैसे याद रखें,
यानी कि जो शिक्षण और अधिगम का जो नर होता है, यानी कि स्किनर में नर शब्द आ रहा है ना, स्किनर में नर शब्द पीछे आ रहा है, ये नर शब्द आ रहा है। तो नर, जो नर की जो स्किन, यानी कि जो मनुष्य है उसकी इस स्किन से संबंध रहता है, यानी कि जो शिक्षण और अधिगम का नर की स्किन से संबंध रहता है। तो नर और स्किन से स्किनर हो जाएगा, और संबंध का मतलब जो हमने यहाँ पे शिक्षण और अधिगम लिखा है, इन दोनों में संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों की परिभाषा को याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है? शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने परिभाषा दी है कि जन्म से वृद्धावस्था तक के जो अनुभव होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभव ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। तो मित्रों, इनको ऐसे याद रखिए कि क्रो एंड क्रो, और क्रो को तो हम कागला कहते हैं, कागला यानी कि कौवा। जो कौवा होता है वह जन्म से बूढ़ा होता है, जन्म से बूढ़ा होता है, वहां तक ही क्या है, उसके अनुभव काम में आते हैं, उनके अनुभव काम में आते हैं कि उसमें अनुभव पाया जाता है। कौवा जन्म से मृत्यु तक ही काँव काँव करता रहता है, या उसमें इस प्रकार के अनुभव विद्यमान रहते हैं। तो हमको परिभाषा से मतलब है कि हमको यह परिभाषा याद आनी चाहिए। तो क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है कि जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभव क्या कहलाते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान की नियामक भी होता है और विधायक भी होता है। इस बात को भी आप याद रखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान नियामक भी होता है और विधायक भी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं ईस्वी में हुई थी। और मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। आगे हम बात करते हैं प्रकृतिवादी विचारक रूसो की पुस्तक। जो प्रकृतिवादी विचारक रूसो है उनकी पुस्तक है, उनका नाम है इमाइल पुस्तक है। रूसो की पुस्तक का नाम है इमाइल। उसका प्रभाव थॉर्नडाइक पर पड़ा। इनकी इमाइल पुस्तक का प्रभाव किस पर पड़ा? थॉर्नडाइक पर पड़ा। प्रकृतिवादी विचारक रूसो की पुस्तक इमाइल का प्रभाव थॉर्नडाइक पर पड़ा। और इसको हम कैसे याद रखें कि ये रूसो की पुस्तक इमाइल है, अर्थात रूसो ने इस्माइल करी तो इस्माइल से क्या हो जाएगा? इमाइल हो जाएगा। तो रूसो ने इस्माइल करी, तो इनकी रूसो की इस पुस्तक का नाम है इमाइल। रूसो यानी कि बालक एक दूसरे के समान होता है, बालक एक दूसरे के समान होता है, शिक्षक को उसे अद्योपांत पढ़ना चाहिए। यानी कि रूसो का विचार था कि बालक एक पुस्तक के समान होता है। कैसा होता है? एक खाली पुस्तक के समान होता है। बालक एक खाली पुस्तक के समान होता है और अध्यापक को उसे अद्योपांत यानी कि अंत तक पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार का विचार किसने दिया था? रूसो ने दिया था। और इसी विचार के कारण, जो इस प्रकार का जो विचार दिया था रूसो ने, इसी विचार के कारण जो रूसो को शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय दिया जाता है। रूसो को शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय दिया जाता है। और इन्होंने यह भी कहा था कि बालिका यानी कि बालिका को चार दीवारी के अंदर की शिक्षा दी जानी चाहिए, और बालक को यानी कि घर के बाहर की जो वातावरण होता है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। ये रूसो के विचार थे। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत 19वीं ईस्वी में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षक प्रशिक्षणों की जो शुरुआत हुई थी 19वीं ईस्वी में हुई थी। और जो अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी, इनको इसका श्रेय दिया जाता है। शिक्षा में जो शिक्षण प्रशिक्षण है उनकी शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन डीवी को दिया जाता है। और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इनकी ये शिक्षा शास्त्री थे। आगे हम बात करते हैं भारत में जो शिक्षण प्रशिक्षण है इनकी शुरुआत 1920 में हुई थी। भारत में जो शिक्षक प्रशिक्षण है उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और मित्रों, आगे हम बात करते हैं बाल विकास क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि बाल विकास क्या होता है। 1628 ईस्वी में यूरोपियन विद्वान कॉमोनियस ने बाल शिक्षा को लेकर स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि शिशु पाठशाला की शुरुआत की। मित्रों, आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जो 1628 में एक मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था कोमेनियस।
कोमेनेस ने इनकी एक पुस्तक लिखी थी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, अर्थात शिशु पाठशाला। और मित्रों, इसके माध्यम से इन्होंने 2 पुस्तकों की चित्रमय पुस्तकें बनाई। 2 चित्रमय पुस्तकें बनाई, जिसमें क्या है, जो वर्ण लिखा होता था, उसको समझने के लिए प्रत्येक वर्ण के सामने उसके साथ में क्या है, एक चित्र बना दिया गया। जैसे कि ए फॉर एप्पल, तो अर्थात ए के साथ में एप्पल का चित्र बना दिया गया। हम बोलते हैं अ से अनार, तो अ के साथ में अनार का चित्र बना दिया गया। ह से हल, अर्थात हल, जो कृषि यानी जो किसान खेती करता है, तो हल का चित्र बना दिया गया। तो सबसे पहले ऐसा श्रेय किसको दिया जाता है, कोमेनेस को, यानी कि जो वर्णमाला है उसको समझने के लिए जो चित्रों की रचना की थी, वर्ण के साथ में चित्र बनाया था, ये कोमेनेस ने बनाया था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि 18वीं सदी में जो पोस्टोलॉजी है, ये जर्मनी के थे, और इन्होंने 1774 में अपने जो पुत्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा। क्या लिखा? बेबी बायोग्राफी। पेस्टोलॉजी को याद रखिए कि बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा। और हमने इस बात की भी चर्चा की है कि जो पेस्टोलॉजी है, अभी आगे चर्चा की थी, ऊपर चर्चा की थी कि जो पेस्टोलॉजी है, इन्होंने बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया, इसीलिए पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बेबी बायोग्राफी, का प्रभाव जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे टाइडमैन, डॉक्टर टाइडमैन पर पड़ा, और ये टाइडमैन थे जो बच्चों के डॉक्टर थे। आगे हम बात करते हैं श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक, 19वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। तो श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक है, इन्होंने जो बताया कि बालक का विकास है वह गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। जो बालक का विकास कब हो जाता है? गर्भावस्था। जो बालक माँ के गर्भ में होता है, उसी टाइम से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। और इन्होंने ऐसा इसलिए क्या कहा, क्योंकि इन्होंने उदाहरण दिए, हमारे जो भारतीय परिवेश में जो उदाहरण दिए उनमें, जैसे कि अभिमन्यु है, अभिमन्यु अपनी माँ के पेट से ही सीखने लग जाता है, सुखदेव मुनि है, भक्त प्रहलाद हैं, इत्यादि के बारे में इन्होंने उदाहरण दिए थे। आगे हम बात करते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल अमेरिका के विद्वान थे। स्टैनली हॉल अमेरिका के विद्वान थे, और इनको क्या कहा जाता है, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने, स्टैनली हॉल ने बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी 1893 में, और बाल विकास आंदोलन का इनको जनक कहा जाता है। यानी कि इन्होंने बाल विकास आंदोलन की शुरुआत 1893 में की, इसीलिए इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि बाल विकास क्या है। बाल विकास क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। हमने जान लिया कि बाल विकास किस प्रकार से आया, और अब इसकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। अर्थात बाल विकास क्या है, तो बाल विकास के बारे में जानते हैं कि गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, उनमें होने वाला विकास ही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार हम जान लेते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। यानी कि जो क्रो एंड क्रो है, यह केवल गर्भावस्था से लेकर के जो किशोरावस्था तक का बालक में विकास होता है, उसी को बाल विकास की कैटेगरी में रखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है बर्क। इनका मानना है कि जन्म से पूर्व की अवस्था है, वहां से लेकर जो परिपक्वता की जो अवस्था होती है, वहां तक का विकास होता है, उसी को क्या कहा जाता है, बाल विकास कहा जाता है, अर्थात जन्म से पूर्व की अवस्था। हम इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि इस वर्ग को आप क्या मान लीजिए, बर्फ, एक प्रकार से इसको बर्फ मान लीजिए, बर्फ। तो इनकी जो बर्फ होता है, यह पूर्व अवस्था से लेकर जो अंतिम अवस्था इनकी परिपक्व होता है, जहाँ तक क्या है, बर्फ। जैसे कि इससे पहले क्या होता है, पानी होता है। जो बर्फ नहीं होता, उससे पहले की अवस्था क्या होती है, उसकी पानी होती है। तो पानी से प्रारंभ होकर के जो अंतिम अवस्था, वो बर्फ बनने की अवस्था, वो बर्फ बनने पर परिपक्व हो जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था, यानी कि बर्फ बनने की अवस्था को क्या कहा जाता है, बाल विकास कहा जाता है। तो इस परिभाषा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूर्व से, इनकी जो जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है, ये
परिपक्वता की अवस्था होती है वहाँ तक का जो विकास होता है उसी को बाल विकास कहा जाता है। मित्रों, आगे हम बात करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में हम जान लेते हैं इनकी जो मूल रूप से जो वंशक्रम और जो वातावरण होता है, मूल रूप से वंशक्रम और जो वातावरण होता है इसका बालक के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और हुडवर्थ नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि विकास विकास बराबर होता है वंशक्रम इंटू वातावरण, अर्थात विकास बराबर वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। विकास वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वुडवर्थ ने परिभाषा दी। तो कैसे याद रखेंगे इसको? वुडवर्थ में वी आ रहा है तो वी, इसमें विकास में भी वी आ रहा है वी, और वंशक्रम में भी वी आ रहा है वी, और यहाँ पे इनटू और वातावरण में भी वी आ रहा है। तो इनका जो ये सीरियल बनती हैं ये वी से हम इसको समझ सकते हैं। तो वुडवर्थ बराबर वुडवर्थ की जो परिभाषा है यह विकास बराबर वंशक्रम इंटू वातावरण, अर्थात विकास होता है वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। मित्रों, हम जानते हैं कि जो वंशक्रम है वो क्या होता है? वंशक्रम माता पिता के माध्यम से संतानों में जो पूर्वजों के जो गुण आते हैं, माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो गुण आते हैं संतानों में, उसी को क्या बोलते हैं वंशक्रम बोलते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मित्रों, जन्म से यानी कि जन्म के 9 माह से पूर्व यानी कि गर्भ धारण के समय के जो गुण होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वंशक्रम बोलते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि जो जन्म के जो 9 माह से जो पूर्व यानी कि जो जब गर्भ धारण होता है, बच्चे का गर्भ धारण होता है, तो उसी टाइम पे जो माता पिता में गुण उपस्थित होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वंशक्रम बोलते हैं। तो मित्रों, आज तक हम यहीं पर रहने दीजिए और आगे कल हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे वंशक्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। आज हमने जाना शिक्षा के बारे में जाना, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जाना, और जो बालक का विकास किस प्रकार से होता है इत्यादि के बारे में जाना। तो मित्रों, आज यहाँ तक रहने दीजिए और कल हम अगले पार्ट में बात करेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट लाइक इत्यादि करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। और मित्रों, आपको संपूर्ण साइकोलॉजी इस चैनल पर करा दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।